नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की इस कड़ी के अंदर हम पढ़ रहे थे कोएगुलेशन का प्रोसेस, कोएगुलेशन कैस्केड, क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस कड़ी के अंदर हम देख रहे थे कि हमारे कैसे ब्लड नॉर्मली फ्लो के अंदर फ्लो करता है, कोई भी क्लॉट नॉर्मली नहीं जमता है, और जब उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन होता है, कोई डिफेक्ट होता है, ब्लड वेसल्स को इंजरी होती है, तब क्लॉटिंग की मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। प्लेटलेट का क्या रोल रहता है ना, थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड क्या होता है ना, साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम क्या होता है, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या होता है, प्लेटलेट एडहेरेंस क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। उस वीडियो की कड़ी के अंदर हम आज देखते हैं कि हमारी जो कोएगुलेशन प्रोसेस के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर का बेसिकली क्या रोल्स होता है ना। क्लॉटिंग फैक्टर भी हमने एक सेपरेटली वीडियो पढ़ा था कोएगुलेशन सीरीज के अंदर, उनका क्या रोल होता है, वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, और कौन कौन से कोएगुलेशन फैक्टर जो होते हैं इस कोएगुलेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। हम जानते हैं कि कोएगुलेशन जो होता है जिसके अंदर इंजुरी जो ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करती है बॉडी और ब्लड लीकेज को प्रिवेंट करती है, उसको अपन कहते हैं कोएगुलेशन। बट ये जो होती है एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है, ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है हमारी फ्रेंड्स। तो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है वो भी हम जानेंगे अभी, तो बने रहिए कंप्लीटली इस वीडियो के साथ में, कुछ नया जरूर सीखेंगे। देखिए, कोएगुलेशन की साइंटिफिक डेफिनेशन की अपन बात करें तो इसको कहते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। हम यहाँ पर इसको नोट डाउन करते हैं। कोएगुलेशन जो होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, मतलब ये एक प्लाज्मा की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल है ना, जिसके अंदर क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा इन विच fibrinogen soluble fibrinogen converts into insoluble fibrin। इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा इन विच soluble fibrinogen convert into insoluble fibrin या fibrin, it is the insoluble। ये जो होती है इसकी बेसिकली बिल्कुल एग्जैक्ट और साइंटिफिक डेफिनेशन होती है। कोएगुलेशन प्रोसेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा हम ब्लड पढ़ते हैं, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स पढ़ते हैं और प्लाज्मा पढ़ते हैं ना, फॉर्म एलिमेंट जिसके अंदर ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट, RBC वो सारी उसमें आती हैं, और सेपरेट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर होते हैं, और ये जो होता है प्लाज्मा ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर को कैरी करता है, और कोएगुलेशन प्रोसेस जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर कैरी करते हैं, और इसीलिए इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि ये प्रॉपर्टी है किसकी, प्लाज्मा की। कौन, कोएगुलेशन प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सोल्यूबल फिब्रिनोजन जो कन्वर्ट्स होता है किसके अंदर, इनसोल्यूबल फाइब्रिन के अंदर। जब हम क्लॉटिंग की मैकेनिज्म पूरी पढ़ते हैं है ना, ब्लड वेसल्स की इंजरी, प्रीवियसली हमने देखा था कि प्राइमरी प्लेटलेट का प्लग का फॉर्मेशन होता है और प्लेटलेट वहाँ पर एग्रीगेट होकर ब्लड को प्रिवेंट को लीकेज को रोकती है। अब हम देखते हैं कि जो फिब्रिनोजन होता है जो आपका बेसिकली नॉर्मली फर्स्ट नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है, और फिब्रिन जो होता है आपकी बेसिकली 13 नंबर का लास्ट क्लोटिंग फैक्टर होता है ना, ये हम जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्लोटिंग फैक्टर पूरा सेपरेट हमने पढ़ा है। अब देखते हैं ये कन्वर्ट कैसे होता है, यही बेसिकली मैकेनिज्म होती है क्लोटिंग की, और जिसको कहते हैं कोएगुलेशन कैस्केड। आइए समझते हैं। देखिए, फिब्रिनोजन जो होता है कन्वर्ट होता है फिब्रिन के अंदर, ये बेसिकली कन्वर्ट होता है बाय 2 मैकेनिज्म। कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं, 2 मैकेनिज्म, 2 पाथवे, बेसिकली 2 पाथवे से ये कन्वर्ट होता है। पहला जो आपका पाथ होता है वो आपका इंट्रिंसिक पाथवे, और जो सेकंड नंबर पाथवे होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्या होता है, फर्स्ट नंबर अपन पढ़ते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, और जो सेकंड होता है आपका उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये जो पाथवे होते हैं इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्टिवेशन होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स का। इसके अंदर क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंट्रिंसिक जो पाथवे होता है
ब्लड वेसल्स के इनसाइड होता है। और अब देखिए इसमें क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से एक्टिवेट होते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं, जब भी कोई इंजरी होती है जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन सेपरेटली चलता रहता है। अब जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं आपस में जब इंजरी होती है तो ये एक्टिवेट होते हैं। नॉर्मली ब्लड के अंदर सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, किसमें होते हैं? इनएक्टिवेटेड फॉर्म, मतलब सोए रहते हैं। सोने का यहाँ पर मतलब है उनका कोई काम नहीं है, उनका बेसिक काम यही है जब बॉडी के अंदर कोई इंजरी होगी, ब्लड वेसल्स को ट्रॉमा होगा, तब उनको जागना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। उनका काम है कोएगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना, कोएगुलेशन में हेल्प करना। अब जब इंजरी हो चुके हैं तब ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। जो इनएक्टिव थे, जो सो रहे थे, अब होंगे एक्टिवेट। ये जो एक्टिवेट होंगे इसी मैकेनिज्म होंगे जिसको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे या मैकेनिज्म अपन कहते हैं। अब देखिए ये जो मैकेनिज्म होती हैं ये बेसिकली अल्टरनेटिव साथ साथ चलती रहती हैं। एक क्लोटिंग फैक्टर क्या करेगा? दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे ही एक्टिवेट होता है। तो जो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा वो होता है आपका 12 नंबर का, है ना। इंट्रिंसिक पाथवे अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये जो आपका 12th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है 12th, ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। 12th नंबर का फैक्टर जिसको अपन हैगमैन फैक्टर कहते हैं, ये क्या हो जाएगा? 12th एक्टिवेटेड। इसको हम यहाँ लगते हैं एक्टिवेटेड। ए का यहाँ डिनोट करते हैं एक्टिवेटेड। ये जो 12th नंबर एक्टिवेट हुआ है, अब ये क्या करेगा? फर्दर आप एक्टिवेट करेगा किसके? 11th नंबर को, 11th नंबर के फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। 12th नंबर फर्स्ट एक्टिवेट हुआ, उसके बाद में किसने इसको एक्टिवेट किया? 11th नंबर को। ये जो 11th नंबर है, अब ये क्या है? ये भी आपके एक्टिवेट हो गया, 11th नंबर एक्टिवेटेड, है ना। अभी जो 11th नंबर एक्टिवेट हुआ है ये फर्दर एक्टिवेट करेगा आपका क्लोटिंग फैक्टर 9 को। याद रखिए 11th नंबर का जो फैक्टर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये आपका फर्दर एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 9 को, जिसको अपन क्रिसमस फैक्टर के नाम से जानते हैं, है ना। ये 11th नंबर एक्टिवेटेड है, ये कन्वर्ट करेगा आपको, एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 9 को। आई बात समझे? फैक्टर नंबर 9 अब क्या हो गया? फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेटेड हो गया। अब ये जो फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेटेड है, अब ये कन्वर्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा आपका फैक्टर नंबर 10 को, जिसको अपने स्टुअर्ट पावर के नाम से जानते हैं, है ना। फैक्टर नंबर 10, और ये फैक्टर नंबर इसने 10 को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। ये क्या हो गया? फैक्टर 10 एक्टिवेटेड हो गया। मतलब एक दूसरे से, है ना, एक फैक्टर जो आया सबसे पहले, इसको पता लगा कि भाई साहब ब्लड का ट्रॉमा हो गया है, ब्लड वेसल्स को ट्रॉमा हो गया, हमारा ब्लड लीकेज हो रहा है। तो ये क्या कहता है? दूसरे को बोलता है उठ उठ उठ, हमारा काम शुरू हो गया, भाई साहब ब्लड का लॉस हो रहा है, तो सो रहा है यहाँ पर, फटाफट से उठ जा, नहीं तो हमको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो एक दूसरे को फटाफट उठाते हैं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। तो ये सारे क्या करते हैं? एक उठा और इसने अपना काम शुरू किया। अब ये क्या करता है? दूसरे को, अरे तू भी उठ जा, तू भी उठ जा, मैं तो उठ गया हूँ, तू भी उठ जा। ये भी सेकंड नंबर फैक्टर को उठाने का काम करते हैं। ये ऐसे सारे मिल मिलाकर क्या करते हैं? फाइनली बात आती है 10th नंबर का, 10वां जो जिसको हम स्टुअर्ट पावर फैक्टर कहते हैं, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और फाइनल जब 10th एक्टिवेट होता है, अब ये 10th क्या करता है? समझिएगा इस बात को। ये 10th जो फैक्टर होता है बेसिकली, एक अपन और पढ़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन, है ना। एक फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको अपन सेकंड नंबर क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेकंड नंबर जो क्लोटिंग फैक्टर होता है, ये 10th नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर होता है, ये इसको इस प्रेजेंस के अंदर, इस 10th नंबर के प्रेजेंस के अंदर, ये प्रोथ्रोम्बिन सेकंड को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? आपके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन के अंदर। ये थ्रोम्बिन एक अलग सब्सटेंस है। ये 10th नंबर का एक्टिवेटेड 10th जो फैक्टर था, आपके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? थ्रोम्बिन के अंदर, है ना। अब ये क्या बन गया? आपके थ्रोम्बिन। अब हमने यहां पर बनाया है थ्रोम्बिन। देखिए 10th नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर था, इसने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन के अंदर, एक विटामिन की प्रेजेंस के अंदर, जिसको अपन जानते हैं विटामिन के, है ना। विटामिन के इसमें रोल प्ले करता है। विटामिन के जो होता है एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, जो बेसिकली इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं,
है ना, मतलब ये हमारा हेमरेज को रोकने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। छोटे बच्चे जो जिसकी न्यूबॉर्न होते हैं, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उसके अंदर उसकी इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल हेल्दी फ्लोरा होते हैं वो इसका फॉर्मेशन करते हैं, उसके अंदर बच्चे के अंदर एब्सेंस होते हैं, तो विटामिन के बच्चों में नहीं होता है। इसलिए जन्म के समय विद इन 72 आवर्स बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके अंदर उसके अंदर आगे जाके ब्लीडिंग का कोई डिसऑर्डर ना हो, ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सके। तो ये यहाँ पर रोल प्ले करेगा विटामिन के। अब देखिए विटामिन के यहाँ पर आ गया, और अब ये जो थ्रोम्बिन है, अब इस थ्रोम्बिन का काम आगे स्टार्ट होगा। थ्रोम्बिन का क्या काम होगा माय डियर फ्रेंड्स? थ्रोम्बिन जो होगा, जो क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट हमने देखा था जिसको अपन फिब्रिनोजन कहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट जिसको अपन क्या कहते हैं? फिब्रिनोजन। क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट जो होता है ये इसको कन्वर्ट कर देगा आपका थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? फिब्रिन के अंदर, फिब्रिन मैश। तो अल्टीमेटली देखिए थ्रोम्बिन हमने यहाँ बनाया और फिब्रिनोजन, ये फिब्रिन हमने बना दिया, और फर्स्ट जो क्लोटिंग फैक्टर था फिब्रिन जो होता है आपका 13 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है। ये कौन सा होता है? 13 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर भी इसको कहते हैं ना, 13वां नंबर, इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ये कोएगुलेशन का सारा प्रोसेस। अब ये जो फिब्रिन है हम पढ़ते हैं जब हमारी ब्लड वेसल्स हमने पढ़ी थी, लेट्स सपोज दिस इज आवर ब्लड वेसल्स, है ना, ये हमने ब्लड वेसल्स यहाँ पर बनाई थी और ब्लड वेसल्स को ट्रॉमा करवाया था, और यहाँ पर जो आपकी इंजर्ड एंडोथेलियम लेयर भी थी, और यहाँ पर वॉन विल्ब्राउन फैक्टर भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, और आपका प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी हमने करवाया था। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ रखी थी, और ये सारी प्लेटलेट यहाँ पर जम रही थी। प्राइमरी इसको बोलते हैं प्लेटलेट एडहेरेंस, और सारी जो प्लेटलेट इसके ऊपर आती है उसको अपन प्लेटलेट एग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। और ये सारी जब बहुत सारी प्लेटलेट यहाँ जमती है जिसको अपन प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के नाम से जानते हैं, और ये यहाँ पे एक प्लग का फॉर्मेशन उन्होंने प्लेटलेट ने कर दिया। अब यहाँ पर कोई लीकेज नहीं होगा, लेकिन ये जो लीकेज होता है, अगर मान लीजिए कोई बहुत ही फोर्सफुल ब्लड आया और ये अभी स्टेबल नहीं है, ये जो आपने यहाँ पर प्लग बनाया है ये स्टेबल नहीं है, जिसको अपन कहते हैं सोल्यूबल, मतलब ये घुल सकता है। मान लीजिए बहुत ही जोर से ब्लड का फोर्स आ गया है ना, पीछे से पेशेंट को हाइपरटेंशन है, बीपी तेज हो गया, तो ये बहुत ही अगर ब्लड फ्लो में आया तो ये जो सोल्यूबल था ये आगे चला जाएगा। तो ये जब चला जाएगा तो यहाँ पर प्रोसेस, वो जो इतना जो प्रोसेस हुआ ये कुछ काम का नहीं रहेगा। तो अब इसको भी स्टेबल करना है, यहाँ पर रोकना है, तो ये जो सारी मैकेनिज्म चलती हैं क्लोटिंग फैक्टर की, प्रोथ्रोम्बिन ने थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बिन जो होता है ये फर्दर मूवमेंट करता है, और यहाँ पर एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, जो आपका हिपेरिन जो होता है एंटी थ्रोम्बिन, वो इसको कट कर देता है अगर नॉर्मल सर्कुलेशन को अगर ये डिस्टर्ब करे तो। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कोगुलेशन का प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है, अब थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को किसने कर दिया? फाइब्रिन के अंदर। तो ये जो फिब्रिनोजन होता है ये आपका अल्टीमेटली यहाँ फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं सोल्यूबल, और ये जो फिब्रिन होता है बेसिकली ये होता है इनसोल्यूबल। तो देखिए अब क्या होता है, ये अपने प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाया था, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। जब ये प्राइमरी प्लेटलेट बनता है ये नॉर्मली क्या होता है आपका? सोल्यूबल होता है ना, सोल्यूबल मतलब फोर्स ज़्यादा है ब्लड का, हाइपरटेंशन हो, बीपी तेज हो, तो ये आगे घुल सकता है, बाहर निकल सकता है। अब इसको स्टेबल करने के लिए क्लोटिंग मैकेनिज्म हमने पढ़ी, और ये अल्टीमेटली जो फाइब्रिन बना है, ये फाइब्रिन क्या करता है, यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त मैश का फॉर्मेशन कर देता है ना, यहाँ पर एक मैश का फॉर्मेशन कर देता है, एक जालीनुमा संरचना बना देता है, स्ट्रक्चर ऐसे, और क्रॉस वाइज में सारी एक मैश का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे ये क्या होता है, ये जो सोल्यूबल जो होता है आपका, ये क्या हो जाता है? इनसोल्यूबल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनता है? फिब्रिन जो होता है एक मैश का फॉर्मेशन कर देता है, एक मैश का फॉर्मेशन मतलब जालीनुमा फॉर्मेशन कर देता है, जिसके अंदर आपकी जो सारी प्लेटलेट हैं ये अगर बाहर निकलना भी चाहे तो इस जाली से बाहर नहीं निकल सकती। जब बाहर नहीं निकल सकती तब आपका कितना भी ब्लड फ्लो आ जाए, अब ये जो क्लॉट आपने बनाया है यहाँ पर, ये यहाँ से हिलेगा नहीं। जब ये हिलेगा नहीं तो यहाँ से ब्लड की जो लीकेज हो रहा था वो बिल्कुल प्रिवेंट हो जाएगा, और फर्दर ब्लड का लॉस नहीं होगा। और ये जो जब मैश लगा है
बिना मैश हमने इसको क्या कहा था, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। जब ये इस पर जाली लग जाती है, इस पर फिब्रिन का मैश लग जाता है, उसको अपन कहते हैं सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। उसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। उसको अब हम कह सकते हैं सेकेंडरी, दिस इज द सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। तो ये हमने बनाया सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। ये फिब्रिन हमने अल्टीमेटली देखा था कोएगुलेशन का प्रोसेस। डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा की, ये सारी चीजें कहाँ, प्लाज्मा के अंदर हो रही है। और प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा की जिसके अंदर आपका फिब्रिनोजन जो होता है, जो सॉल्युबल फिब्रिनोजन होता है, वो कन्वर्ट्स होता है इनसॉल्युबल फिब्रिन के अंदर, है ना। प्लाज्मा की उस प्रॉपर्टी को कोएगुलेशन का नाम देते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आपका सॉल्युबल फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन के अंदर। तो ये देखिए प्लाज्मा की जो प्रॉपर्टी है प्लाज्मा के अंदर चल रही है, ये इसी की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्या, क्लॉटिंग मैकेनिज्म चल रही है। और ये जो फिब्रिनोजन है माय डियर फ्रेंड्स, फिब्रिनोजन होता है जो सॉल्युबल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन के अंदर, इनसॉल्युबल के अंदर, जो ये कंप्लीटली क्या करता है, आपका क्लॉट का फॉर्मेशन करता है और वहां पर मैश बना देता है और ब्लड लीकेज को रोक देता है। ये हमने देखी सारी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। अब अपन यहाँ फर्दर बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म या एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली थोड़ा शॉर्ट पाथवे होता है। इसके अंदर जो होता है आपका, ये जो आपकी एंडोथेलियल जो इंजर्ड एंडोथेलियल लेयर्स होती हैं, ये इंजर्ड एंडोथेलियल लेयर ये सीक्रेट करती है टिश्यू फैक्टर को। टिश्यू फैक्टर सीक्रेट करती हैं, क्या करती है, टिश्यू फैक्टर को। और ये जो टिश्यू फैक्टर होते हैं, एक क्लॉटिंग जो फैक्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं ये भी। और ये जो टिश्यू फैक्टर होते हैं माय डियर फ्रेंड, ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करते हैं। किसको करते हैं, ये टिश्यू फैक्टर करते हैं 7 को। 7 के पास पहुंचा ये, और इसको इसने क्या किया, फैक्टर नंबर 7 को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। इसने क्या किया, 7th नंबर फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। अब देखिए ये जो 7th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुआ है, ये क्या करता है, आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 है और 9, ये इधर देखिए क्लॉटिंग फैक्टर 9 और क्लॉटिंग फैक्टर 10, ये इन दोनों को एक्टिवेट कर देता है। आई बात समझ में। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हमने इतनी सारी लंबी ये रामायण देखी थी, और ये 12 ने 11 को एक्टिवेट किया, 11 ने 9 को एक्टिवेट किया, 9 ने 10 को किया, ये सारी कहानी चल रही थी। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका टिश्यू फैक्टर था, इसने 7th नंबर को एक्टिवेट किया। 7th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर ने क्या किया, आपके 9th नंबर और 10th नंबर को साथ साथ में एक्टिवेट कर दिया। तो देखिए ये सारी कहानी अपने आप चल रही, इनको कोई काम भी नहीं आया। ये 7th ने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10। जब फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट होगा तो आपका प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये थ्रोम्बिन जो होता है आपका फिब्रिनोजन को इसकी प्रेजेंस के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन के अंदर। और जब फिब्रिन बन जाएगा तो ये क्या होगा, आपका सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपका फर्दर ब्लड का जो लीकेज नहीं होगा। तो ये हमने कोएगुलेशन के प्रोसेस के बारे में देखा, कैसे प्राइमरी प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन किया था, और सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन जब ये मैश लग जाती है तब हो जाता है, और कैसे क्लॉटिंग फैक्टर का इसमें रोल होता है, विटामिन के की क्या प्रेजेंस होती है, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा की, वो हमने देखी है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगी। तो हमने जो डेफिनेशन देखी थी प्रॉपर्टी प्लाज्मा की, जिसके अंदर फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन के अंदर। तो देखिए 1 नंबर से स्टार्ट होकर सारा मामला 13 नंबर पर खत्म हो गया। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 है ना, 13, और ये फर्स्ट नंबर का। तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर अपने आप में काम हो गए। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये हमने देखा थ्रोम्बिन, इसने एक फिब्रिन के अंदर ये बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड और आपका जो फैक्टर 8, इसमें फैक्टर 8 भी इन्वॉल्व होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये हम अभी लिख देते हैं। थ्रोम्बिन जो होता है कैल्शियम की प्रेजेंस के अंदर, फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस के अंदर, और फैक्टर 8 की प्रेजेंस के अंदर इसको फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फिब्रिन के अंदर। तो ये हमने सारा प्रोसेस देखा किसका, क्लॉटिंग मैकेनिज्म, कोएगुलेशन प्रोसेस, कोएगुलेशन कैस्केड। 2-3 वीडियो हमने इसके पढ़े हैं। आई होप आपको आज समझ में आया होगा क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या होती है, क्या कोएगुलेशन होता है, कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनका नाम कैसे करते हैं, और एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म बॉडी के अंदर कैसे चलती हैं। ब्लड वेसल को जब कोई ट्रॉमा होता है मेरे फ्रेंड्स, तो उसके अंदर हमारी बॉडी कैसे रोल प्ले करती है, कैसे ब्लड लीकेज को
प्रिवेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस सीरीज के अंदर पढ़ी, कोएगुलेशन सीरीज। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटें, क्योंकि लक्ष्मी जी के भंडार की एक बात होती है कि लक्ष्मी जी का जो भंडार होता है उसको खर्च करने से घट जाता है, धन जो होता है खर्च करने से घटता है। लेकिन माता सरस्वती के भंडार की एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है, जितना उसको बांटा जाए, जितना उसको शेयर किया जाए, वो हमेशा कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है। हमने बहुत ही बेसिक बात पढ़ी है। तो आई होप आपको ये सारे लेक्चर समझ में आएंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा तो मैं समझूंगा कि हमारा जो मेहनत है, ये कोशिश है, ज़रूर कामयाब होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।